ओके, तो लास्ट लॉ, ग्राहम्स लॉ, डिफ्यूजन या इफ्यूजन, बहुत बढ़िया लॉ है। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी इसके ऊपर, ज्यादा नहीं करूंगा, ये आप जानते हैं। और किसी बच्चे को अगर ये पता नहीं है तो फिर से वही बोलूंगा, साइंस वाले हालात नहीं है फिर। ये एक ऐसा शब्द है जो तो आना ही चाहिए, ऐसा शब्द है। और फिर से बोलूंगा, ये चलता रहेगा जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब तक ये शब्द चलता ही रहना है, डिफ्यूजन। बड़ी सिंपल सी बात है, कहीं भी आप जाओ, कहीं आप जाओ, है ना, किसी पार्टी में गए, किसी सिनेमा हॉल में घुसे, है ना, क्लासरूम्स की बात करें, कहीं भी आप घुसे, अचानक एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आ गई अचानक, है ना। ऐसे हो जाता है, मूवी देखने गए थिएटर में, साथ वाले, है ना, गुड फ्रेग्रेंस। ओके, ब्याह शादियों में तो जनरल होता है, वहां तो पूरा सज धज के जाते हैं, राइट, तो खुशबू तो दूर दूर तक चली जाती है ना। कहां से कहां भागती है, जहां से ज्यादा कंसंट्रेशन होती है कम की तरफ भागती है, दैट इज डिफ्यूजन। Movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration, so simple। डिफ्यूजन तो यही होता है, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं हम, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी पड़ा है, किससे ही बड़ा आसान है, राइट। और इसके अंदर बच्चे मैंने नीले रंग की स्याही डाल दी, एक बूंद नीला रंग। आपको लगता है थोड़ी देर बाद ये सारा रंग नीला हो जाएगा, पानी नीला नीला? डिफ्यूजन। मुझे ऐसा लगता है इसमें तो जितनी मर्जी, पता नहीं कितनी आप एग्जाम्पल्स ले लो उतनी कम है, जितनी मर्जी आप एग्जाम्पल ले लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, ऑलवेज आई यूज टू से, क्योंकि एक टॉपिक अगेन छोटी क्लास में भी था, डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप कभी भी अपने मोहल्ले में 7 बजे के आसपास शाम को निकल जाओ, आपको कभी डिफ्यूजन भूलेगी नहीं, अगर ध्यान से आप कंसेप्ट को समझ पाए हो तो। आप मोहल्ले में 7 बजे के आसपास बच्चे घूम जाओ, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तड़के की खुशबू आएगी। ये देखो, मुझे तो अभी भी आने लगी। किसी ने तड़का लगा दिया है नन्या के घर पे। ओके, ये दिस इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअली, है ना। ये साइंस की भाषा में हम इसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जनरली मैं बताने लगा था आपको कि मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं, एक ये ऐसा प्रोसेस है विच इज एक्चुअली रिलेटेड विद द स्मेल। चाहे स्मेल गंदी हो चाहे अच्छी हो बच्चे, प्रोसेस विल बी डिफ्यूजन, प्रोसेस विल बी डिफ्यूजन, है ना। आप कभी स्मेल को छुपा नहीं पाओगे, इश्क और मुश्क बोले छुपाए नहीं छुपते, है ना। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप बोले स्मेल ना आए, कोशिश ना 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 आए, बहुत अच्छा डीओ लगाया, आए ना, लेकिन किसी को आए ना स्मेल, हो नहीं सकता ये, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, आप होगा नहीं। छोटी क्लास में और एग्जांपल करी थी हमने अगरबत्ती की, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता था 9th क्लास में, कि अगरबत्ती की खुशबू जो है हमें यहाँ बैठे बैठे दूसरे कमरे में भी आ जाती है, या धूप की खुशबू कहीं पे भी बैठे हैं आ जाएगी एक कमरे से। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मैंने अगरबत्ती का धुआं एक कमरे से उठाया, दूसरे कमरे में धुआं लेके ऐसे फेंक दिया, लो सबको खुशबू आ गई, ऐसे नहीं होता। रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे जिस मंदिर के आसपास जहां पे आपने अगरबत्ती को जलाया है, उस वक्त उसके पार्टिकल्स का जो बेसिकली कंसंट्रेशन की अगर बात करें, वहां पे ज्यादा है, वहां से वो फैलेगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी, दूसरे कमरे में अपने आप चली जाएगी। अरे रूम फ्रेशनर, अगेन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ, व्हाट इज रूम फ्रेशनर? अगेन आप लेके 2-3 बार रूम बोले फ्रेश हो गया, खुशबू आ गई, कारण ये बच्चे याद रखने वाली चीज है, मतलब ऐसी टॉपिक तो मैं कहता हूँ कि आना चाहिए यार, नो।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। डिफ्यूजन गैसेज में भी होती है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होती है, पार्टिकल्स, इवन सॉलिड्स में भी, माइंड इट, इवन सॉलिड्स में भी, बट वेरी स्लो, वेरी फास्ट डिफ्यूजन इन गैसेज, लिटिल स्लो इन लिक्विड्स एंड वेरी स्लो इन सॉलिड्स, वेरी स्लो, राइट। उसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, इसी बोर्ड पे दे सकता हूं। इसी बोर्ड को अगर मैं इसको, ये जो जितना कुछ मैंने लिखा है इसको नहीं मिटाऊं मैं, अगर इसको अगर मैं ना मिटाऊं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो बच्चे जब मैं इसको 6 महीने के बाद मिटाऊंगा, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करके मिटा दिया इसको ऐसे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगरबत्ती, मैं अभी भी अगर ध्यान से देखूंगा तो मुझे अभी भी दिख रहा है AGAR, अगरबत्ती के स्पेलिंग अभी भी दिख रहे हैं, और इसको ध्यान से मैं अगर देखूंगा तो कंटेनर भी दिख रहा है। होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। आप देखिए पुराने, अब तो स्मार्ट जमाना आ गया, पुराने जमाने में जब ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, जब चौक से लिखते थे टीचर, अभी भी कई स्कूलों में चलता है, लेकिन अब स्मार्ट हो गए सारे, है ना। उस बोर्ड पे तो डिफ्यूजन आपको बड़ी परफेक्टली दिख सकती है। आप देखोगे उस बोर्ड के ऊपर लिख के टीचर चला गया है 2 महीने छुट्टियां, जब बाद में आया तो उसको देखो, आप देखना उस ब्लैक बोर्ड को मिटा के, उसके नीचे आपको एज इट इज अक्षर दिख जाएंगे, एज इट इज। क्या हुआ, वो जो चौक के पार्टिकल थे वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ मिक्स होने शुरू हो गए, डिफ्यूज। भाई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर पूरी 1-1.5 घंटे का कथा हो सकती है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। पहली बात डिफ्यूजन, राइट। इसी के साथ एक वर्ड और लिखा गया, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एफ्यूजन। ये वर्ड शायद आपके लिए नया है। फ्यूजन में कोई नई बात नहीं है, इसी का भाई बहन में ही आएगा ये। लेकिन फ्यूजन का मतलब है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बोल देता हूं, लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम अ होल, इसको फ्यूजन बोलेंगे। समझते हैं अभी इसको क्या कह रहा हूं मैं। आपने कई बार ये भी देखा है, अब आज के बाद इसको याद रखना, आपने कई गुब्बारे फुलाए होंगे, इतना बड़ा गुब्बारा हो, बांध दिया, सब कुछ कर दिया है, बोला टाइट, या हमारी बर्थडे पार्टी चल रही है, हमने यहाँ सजा दिए, सारी जगह लगा दिए। आपने देखा है कभी, जब आपने वो शाम को फुलाया था, जब आपने पार्टी चल रही थी फुलाया था, जब सुबह गए तो वही दोबारा इतना से रह जाता है, फटा नहीं है, माइंडेड, फटा नहीं है वो, लेकिन उसकी हवा, क्या चक्कर हुआ, वो जो आपने बांधा था उस छोटे से होल में से जो गैस बार बार निकली थी, बच्चे वही फ्यूजन है, वही फ्यूजन है, कुछ नहीं और। या दूसरी बात बताता हूँ, आप कई लोग है ना कर जाते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना, शरारतें करते हैं लोग, लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे तो खैर कर देते हैं, अच्छी बात है, लोग भी कर देते हैं आजकल। क्या शरारतें कर देते हैं, टायर है ना गलत पार्किंग है, बोले उसकी हवा निकाल दो तुम, वो टायर में से जो हवा का निकलना है ना बच्चे, दैट इज अगेन फ्यूजन, माइंडेड। टायर का पंचर हो जाना वो भी फ्यूजन है। क्यों पंचर यार, छोटा सा होल, एक छोटा सा कोई चीज लगी, तिनका लग गया, बस एक सुई लगी छोटी, निकल गई हवा, फ्यूजन। ये दो बात रहती है हमारे पास, तो ये शब्दों को समझना और उनको अपने दिमाग के अंदर रखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या लिख देता हूं वैसे अब, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लग रहा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। दूसरा क्या था जो हमने और पढ़ा हुआ था, दैट वाज intermixing of particles of two different types of matter on their own, that is again diffusion। अपने आप जब पार्टिकल्स मिक्स कर देते हैं, अगरबत्ती के पार्टिकल्स को कोई मिक्स करने नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता ना,
ही जाता है, कोई बोले उसके एक एक पार्टिकल को पकड़े, बोले दूसरे कमरे में चल भाई, फिर एक आया एक पार्टिकल, चल भाई, ऐसा कुछ नहीं होता अपने आप। फिर से बोल रहा हूं, whether it is a bad smell or it is a good smell, this is perfectly a diffusion process. घर में अगर ये गैस लीकेज हो जाती है हमारे अंदर, ये किचन की गैस, तो कोई ऐसे करता नहीं ना, स्मेल आ जाती दूर तक, दैट इज अ बैड स्मेल, लेकिन प्रोसेस इज डिफ्यूजन। ओके, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो ये बच्चे हमारे पास दो शब्द थे जो पहले हमें समझने थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों जो बात आपको मैंने बोली है, इससे कुछ पूछेगा नहीं आपको, आपको वो पूछेगा नहीं, राइट। इस लॉ में हम जो बात करने वाले हैं वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। अरे मेरे भाई ये बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे। रेट का मतलब स्पीड, रेट का मतलब क्या है, स्पीड। डिफ्यूजन तो हो रही है, हम पार्टिकल्स के मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहता स्पीड क्या है, उसकी रेट क्या है, व्हाट इज द स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। मान लो मेरे पास एक्स कोई गैस है, एक हीलियम है, एक O2 पड़ी है, एक H2 पड़ी है, व्हाटएवर, अगर उनके डिफ्यूजन की मैं बात करूं तो उनका रेट क्या है, कैसे पता चले, राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात से मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं, बड़ा आसान, बड़ा आसान। मैं आपको सिंपल बात पूछता हूं, मान लो मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक ये हल्का सा पार्टिकल है, मान लिया वैसे मैंने, हल्का सा पार्टिकल, और ये एक थोड़ा सा पार्टिकल मोटू है थोड़ा, एक हल्का पार्टिकल है और एक थोड़ा मोटा पार्टिकल है। ओके, राइट, ये हल्का पार्टिकल है और ये थोड़ा सा भारी पार्टिकल है, राइट। अगर मासेस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली मोटू का मास ज्यादा, पतलू का मास कम। हम केमिस्ट्री में घुस जाते हैं फिर, वो कहता है, ग्राम ला कहता मैं ये देख पाया कि किसी भी पार्टिकल साइज की अगर मैं रेट की बात करूं, रेट, या ये जो मैंने लिखा था रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान से सुनना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, जिसकी बात कर रहे होंगे हम। स्क्वायर रूट भी उसने साथ में किया, ये इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, इस पर जाने की जरूरत नहीं है हमें। जो हमें उसने अपनी डेफिनेशन दी, अपने लॉ की जो डेफिनेशन दी, उसने ये बोला, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन कुछ भी हो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज की बात करिए, मैं इस पे आऊंगा, पर मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको। उसे स्क्वायर रूट ऑफ, इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज बोला है, तो कोई बात नहीं, अभी इस पे भी आ जाएंगे हम। तो सिंपल, अभी आप मास पे ध्यान दो थोड़ा, क्लियर है। फिर से बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ, डेफिनेशन तो आएगी नहीं, आपको समझना हमने कॉन्सेप्ट को ही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, उस पे आऊंगा मैं, डेंसिटीज, बट अभी आपने मॉलिक्यूलर मास को समझना है। ओके, ये हमारे पास बच्चे यहां तक बात आई। अब मैं अगर मान लो किसी गैसेस की अगर मैं बात कर लूं, मान लो मेरे पास R1 है, R1 मैंने किसी एक पर्टिकुलर गैस की ले ली बात, A ले लो, B ले लो, 1 ले लिया मैंने R1, तो बच्चे उसकी इनवर्सली ये मैथमेटिकल क्या बन गया, 1/m1 का अंडर रूट, राइट। अगर मेरे पास दूसरी गैस है, जैसे मैंने बोला ये A गैस है, ये गैस नंबर 1, ये गैस नंबर 2, इस गैस का ये बना, इस गैस का R2 क्या बना, R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। और अगर इन दोनों की आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो रेशो पे आएंगे, अभी इसके ऊपर बात कर लेंगे हम।
अगर मैं इन दोनों की रेशो की बात करूं तो आपको क्या लगता है मेरे पास क्या अल्टीमेट फार्मूला निकला? R1/R2 इज इक्वल टू, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अगर साइन को अगर मैं हटा दूं तो हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, क्या हो गया, इनवर्स हो जाएंगे ना, ये इनवर्स हो गए M2/M1। एक बात बच्चे ध्यान से सुनना, बात यहां से एक फार्मूला ये आ गया बता, नंबर वन। दूसरी बात जो अभी वो बात कह रहा था, दूसरी बात क्या बोली उसने, डेंसिटीज की जो बात कर रहा था। अरे हम एक चीज जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बच्चे याद करें, पुराने बच्चे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास जो है वो गैसेस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा देख लो, अभी हमने बात करी थी, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो अभी तो हमने बोला M इंटू P इज अपॉन R इंटू T। तो भी देख लो आप, रो एंड M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको छोड़ो, रो इज इक्वल टू M अपॉन P, सिंपल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर इसी फार्मूले को बच्चों आपको नहीं लगता, मैं अगर इसको इन दी फॉर्म ऑफ डेंसिटी ऐसे लिखता हूं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर मैं लिखना चाहूं इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो बच्चे फार्मूला क्या बना, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ D2/D1। बात एक ही है, किताब वाले डेंसिटी को पहले समझाते हैं, M2 को बाद में समझाते हैं, इट्स ओके, उनका अपना तरीका है। मुझे ऐसा लगता है पहले मास को समझ लें हम, तो डेंसिटी अपने आप समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम मास की तरफ चले जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत नहीं है वो। बट डेफिनेशन में आपने याद रखना है, जो उसने डेफिनेशन में बोला था, वो बोला था उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। वो वर्ड यूज कर लेंगे हम, वो हमने अल्टीमेटली बता भी दिया आपको कि क्या चक्कर था उसका। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एक्चुअली। अभी भी इस लॉ के ऊपर 3-4 बातें और आ जाती हैं, राइट, 3-4 बातें और हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप इसको नोट करें जरा। ओके, सो बहुत सिंपल डेफिनेशन बन गई बच्चे, सारी पूरी कहानी को देखिए ग्राम्स लॉ को। तो ग्राम ने कहा, क्या कहा, लिखे जरा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, comma the rate of diffusion, comma effusion, the rate of diffusion, comma effusion of different gases are inversely proportional to the square root, are inversely proportional to the square root of their density, square root of their densities. ओके, तो आई होप काफी सिंपल वो था। कल हम इसकी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो ध्यान से देखिए, बड़ा आसान लॉ है, ठीक है। तो कल मिलेंगे अपने ही समय पे, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बेटे। सर आप सुबह वाली क्लासेस कितने बजे रखोगे, कब से रखोगे? ओ यार, मैं बोलना ही भूल गया, चले गए बच्चे। मैं ये बोलना है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। क्लास की, ओके, सो डन। अभी कुछ बातें और भी बच्चे इसमें बहुत सिंपल हैं, जो आपने ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल बातें इसके अंदर और आती हैं, राइट, और भी छोटी बातें, और जरा उनको भी चेक करते हैं क्या क्या है, राइट। लेट्स टॉक। ओके, ये कहता है कि अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे ये डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मासेस की बातें तो कर ली, अगर कहीं ना कहीं मैं प्रेशर की बात इसमें छेड़ दूं, फिर बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ा आसान काम हो गया यार। आप सोचो जरा, आप सोच के देख लो इस चीज के लिए। अगर मैं दो गैसेस को डिफरेंट प्रेशर पे जज करने की कोशिश करूं,
तो क्या होगा, है ना, मेरे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं और डिफरेंट ही प्रेशर है उनके, डिफरेंट गैसेज है, डिफरेंट प्रेशर है। तो ये तो मुझे लगता है बड़ा आसान किस्सा बन गया। क्या, ये तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर की। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी या फ्यूजन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर के। सिंपल। तो अगर मैं उसी डेफिनेशन या उसी जो अभी हमने लिखा था, अगर उसको प्रेशर की भाषा में भी हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको बड़े आराम से। क्या, जैसे अभी हमने बात करी थी, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू ना P1 बाय P2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और अगर इसको मैं डेंसिटी के साथ कंपैरिजन करूं तो वो तो हमें पता ही, D2 बाय D1। अच्छा, इसको अगर मैं मास की भाषा में लिखना चाहूं तो P1 बाय P2 अंडर द रूट ऑफ M2 बाय M1। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और यहां पे एक चीज और देखी गई है, अगर हम यहां पे कहता अगर दो गैसेज हैं, है ना, वो डिफ्यूजन करवा रही हैं, जहां हो रही है डिफ्यूजन हो रही है, प्रेशर सेम है बट टेम्परेचर डिफरेंट है, फिर क्या किस्सा है, ये भी हमारे पास इसमें आपने याद रखना है। सब नए नए फॉर्मूलाज ऐसा आपके सामने निकल के आएंगे। उसके लिए क्या है, मतलब अगर कहता दो गैसेज हैं जो डिफ्यूज हो रही हैं, सेम प्रेशर है, लेकिन दो गैसेज हैं, डिफ्यूजन शो हो रही है, डिफ्यूज हो रही हैं, सेम प्रेशर है, बट टेम्परेचर डिफरेंट है। इस बार टेम्परेचर इज डिफरेंट नाउ। तो कहता हमारे पास ये देखा गया है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, ये कहता R1 बाय R2 वो भी इसके अंडर रूट में चला जाता है, P1 अपॉन T2 इंटू D2 अपॉन D1, ये तो हमें पता है, लेकिन दोनों का अंडर रूट है, इन दोनों का ही अंडर रूट है। और फिर से अगर डेंसिटी को मैं मास में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन गया, P1 बाय T2 इंटू M2 बाय M1। ये हमारे पास कहानी आ गई। तो दिस इज सिंपली अ प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड भी हमने बात कर ली है कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है। ओके, अनदर फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज व्हाट। अब बच्चे दो छोटी सी बातें और हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो क्या चीजें, आओ जरा चेक करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर, पहले तो रेट की हमने बात करी थी, उसको देख लेते हैं। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन की बात करें तो उसका मतलब है क्या एक्चुअल में, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर है एक्चुअली, कि कितना वॉल्यूम जो है गैस का डिफ्यूज हुआ या फ्यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड या एफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितने समय में कितना वॉल्यूम जो है वो गैस का डिफ्यूज हुआ या एफ्यूज हुआ, राइट। अब दो हम इसी से लेके हम दो बातें कर लेंगे। पहली बात ये बोलेंगे हम, कहता कि हम दो वॉल्यूम्स का कंपैरिजन कर लेंगे, बेसिकली कंपैरिजन करेंगे हम वॉल्यूम का, और डिफरेंट गैसेज है मेरे पास जो सेम टाइम पे डिफ्यूज और रिफ्यूज हो रही हैं, मतलब कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम of two gases diffused or effused in same time, diffused or effused in same time, मतलब टाइम सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट है, राइट। तो बच्चे कहता बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं अगर एक गैस R1 मान लूं, है ना, उसका वॉल्यूम V1 मान लूं, सेम अगेन
अगर मैं वॉल्यूम V1 मान लूं, गैसेस को R1 मान लूं, टाइम तो एक ही है तो उसको T मान लूं, तो मैं अगर R1 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 अपॉन T। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहो दे सकते हो आप। सिमिलरली फॉर R2 V2 अपॉन T, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और यही बात जो हम अब बार बार करते आ रहे हैं, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन T अपॉन V2 अपॉन T। T और T कैंसिल हो जाएगा, V1 अपॉन V2 आ गया। और ये वॉल्यूम जो है वो ये V1 अपॉन V2 तो आ गया, ये तो हमने देख लिया, V1 अपॉन V2 आ गया। और ये किसके बराबर है बच्चे, ये भी हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेज। तो इससे बच्चे हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया, क्या बोला, कहता अगर वॉल्यूम दो डिफरेंट गैसेस का एक समय पे सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की डिफ्यूज फ्यूज कर रहा हो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी या मासेस, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज या मासेस। ये बात होगी बच्चे हमारे पास वॉल्यूम के बारे में, राइट। अगली बात इसका रिवर्स कर लेंगे, क्या, कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ टू डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज और फ्यूज इन द सेम वॉल्यूम। डिफरेंट गैस रिवर्स ले लेंगे इसका, पहले हमने टाइम सेम रखा था और वॉल्यूम सेम रखेंगे, डिफरेंट टाइम के ऊपर क्या फ्यूजन या डिफ्यूजन होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस बार क्या लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ time taken for diffusion, comparison of time taken for diffusion of two different gases, right, of two gases of the same volume, of same volume of two gases, different gases rather, of two different gases। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चे, आओ, मुझे लगता है बहुत आसान है ये भी। फिर से भाई R1 मान लेते हैं, वॉल्यूम तो है ये, टाइम अब डिफरेंट हो जाएगा, तो इसके लिए बच्चे क्या बनेगा हमारे पास, सेम इफ आई टॉक अबाउट R1 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम अपॉन, यहाँ T1 आ गया, R2 क्या बन जाएगा बच्चे, वॉल्यूम अपॉन T2 बन जाएगा। फिर से वही बात कंपैरिजन कर दें, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू V अपॉन T1 अपॉन V अपॉन T2, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, इट विल बी T2 अपॉन T1, जो कि अगेन इसके रेट के बराबर है, विच विल बी इक्वल टू अगेन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज या अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। बच्चे यही तो बात करी है हमने, यही तो हमारे पास कहानी है सारी चीज। तो बच्चे ये सारा किस्सा जो था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन। दिस इज व्हाट वेरी वेरी सिंपल लॉ, बहुत ही सिंपल लॉ था, बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो एक आध दो क्वेश्चन इसके हम देख सकते हैं बड़े आराम से, और जरा चेक कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन भी इसके क्या क्या हो सकते हैं, राइट। ओके, बहुत ऐसे सिंपल सवाल आ जाते हैं कई बार, बहुत ही सिंपल सवाल आ जाते हैं कई बार। कहता which will diffuse faster, see which will diffuse faster, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, which will diffuse faster, अमोनिया और CO2, अमोनिया या फिर CO2, और उनकी relative rate of diffusion भी निकालें, what are their relative rate of diffusion। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन,
ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने आप भी, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, राइट, ट्राई करें। ओके, कितना आसान सवाल था, कहता अमोनिया या कौन डिफ्यूज फास्टर करेगा। बच्चे हम जान चुके हैं क्या, आपको मैंने एग्जांपल दी थी, मोटू और पतलू, कौन भागेगा, राइट। तो रेट जो डिफ्यूजन की बात होगी बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभी हमने बात करी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। चेक कर लेते हैं, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास इज 14 + 3 17 AMU, CO2 का मास 12 + 32 44। बच्चे कौन डिफ्यूज करेगा फास्ट, 17। सो सिंपल क्वेश्चन, विच विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर। ओके, दूसरा सवाल था, कहता रेट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इनका निकालें। तो बच्चे देखो बहुत ही आसान हो गया, रिलेटिव रेट कैसे निकलेगा, R of ammonia by R of CO2 will be equal to under root of, इनवर्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। यही तो हमने बात करी है। तो बच्चे बहुत ही सिंपल से यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास अंडर रूट ऑफ 44/17, जो कि आप आंसर निकालोगे तो 1.6 समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, वेरी सिंपल। ये मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके ऊपर ही सारी बातें करें। ओके, और जरा एक सवाल और करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस A एंड B। बच्चे फिर से दो गैसेस की यहां पे बात कर रहा है, डिफ्यूज इन 20 and 10 seconds respectively, डिफ्यूज in a pot in 20 and 10 seconds respectively, very simple। ओके, तो कहता है if molar mass of A is 80, if molar mass of A is 80, calculate molar mass of B। कोशिश करें बच्चे, इसको कोशिश करें, जरा ट्राई करें। ओके, कर लिए ट्राई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। आधी बात उसने, आधी बात तो क्या पहले दो शब्दों में ही बात कह दी है। इक्वल वॉल्यूम, अभी अभी हम किया था इसको भी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, इक्वल वॉल्यूम की बात की, तो लेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ले लेते हैं हम, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। तो अभी भी हम करके आए थे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राम लॉ के अकॉर्डिंग लिखने लगू तो RA/RB विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि सेम है, टाइम डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है हमारे पास। तो V/20/V/10 दैट विल अगेन बी इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम, अंडर रूट ऑफ, रिवर्स चलेगा ना, अंडर रूट ऑफ MB/MA। जब आप इसको करोगे तो V और V कैंसिल हो जाएगा, अब सिंपल मैथ रह गया, सिंपल मैथ रह गया। तो यहाँ पे बच्चे ये क्या बन गया, 1/2 दैट विल बी इक्वल टू, हमें MB का वॉल्यूम चाहिए, MA आपके पास है, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MB/18, राइट।
अब अंडर रूट को हटाने के लिए आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, 1/4 आ जाएगा। और आप इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे बच्चे तो mv जो कि आपके पास आ जाएगा 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको एबीसी इसमें ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ए बी सी डी ऑप्शंस आपके पास, राइट। 10 20 30 40 आंसर 20 ग्राम पर मोल विल बी द। ओके, ये था बच्चे हमारे पास इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की पूरी कहानी। एंड देयर आर मेनी 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 मोर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ हम रुकेंगे आज और नेक्स्ट अगली बार अगले क्लास में दोबारा से करेंगे, ठीक है। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।